Now we will discuss वेस्ट बंगाल बोर्ड जो कॉस्ट एंड टैक्स का जो पेपर होता है ना, वहाँ पे कॉस्ट का जो एमसीक्यू जो 2016 में आया था, 2016 में जो आया था, सिर्फ 2016 का हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगला वाला वीडियो में 17, 18, 19 सिर्फ मैं कॉस्ट का छोड़ता रहूँगा। ऐसा टैक्स भी छोड़ूंगा, अकाउंट्स भी छोड़ूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, अगर एक बार समझ लेते हो तो एमसीक्यू बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं समझे हो तो समझ तो कर दोगे, जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे सिखाया होगा, लेकिन एमसीक्यू में कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। और मेरा ये कोशिश तुमको ये है सो दैट तुमको रट्टा ना मारना पड़े। ठीक है, समझ लो तो तुमको रिमेंबर करने का मतलब याद रखने का ज़रूरत नहीं है। समझ लोगे तो 12 में भी पढ़ाई तुम्हारा ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इज डन मेनली फॉर, ये चार्ट ऑप्शन दे दिया। सर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, ये जब तुम ऑप्शन पढ़ोगे फिर एक ऑप्शन कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी है, तुमको लगेगा ये क्वेश्चन कैसा टाइप अलग टाइप है ना, बट नहीं, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के तुमको पूछा है। तुमको पूछा है डिटर्मिनेशन, क्या पूछा है? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इज डन। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इज डन। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट का जो कैलकुलेशन, मतलब कॉस्ट का जो कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन बोलो, डिटर्मिनेशन बोलो, मतलब खर्चा का जो कैलकुलेशन वो क्यों किया जाता है। अब पहले तुमको सोचना पड़ेगा खर्चा का जो कैलकुलेशन करने के लिए सब्जेक्ट कौन सा है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सीखने के लिए तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 4 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़े थे, एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, सॉरी डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं तो उसमें खर्चा कितना हो रहा है। अगला वाला पॉइंट क्या होगा? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर किसी भी तुम चीज़ बना रहे हो, तुमको पता चल गया खर्चा इसका 10 है, तो उसके साथ अगर प्रॉफिट जोड़ दोगे 2 रुपया तो 12 रुपया क्या क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो एक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? प्रॉफिट जोड़ के हम लोग क्या निकाल लेंगे? सेलिंग प्राइस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। और क्या है? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, मतलब खर्चा को कंट्रोल करना एंड खर्चा को घटाना भी कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। और क्या है? असिस्टिंग मैनेजमेंट, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, और असिस्टिंग मैनेजमेंट इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो कॉस्ट अकाउंट कर रहा है, जो कॉस्ट का अकाउंट रख रहा है, उसको कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट ना बहुत सारा रिपोर्ट किसको देता है? जो मैनेजमेंट डायरेक्टर वगैरह है कंपनी को दे देता है। तो डायरेक्टर देख के लगता है अच्छा इस कंपनी में तो इस प्रोडक्ट में तो हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, चलो बंद कर दो, ये डिसीजन ले लिया। या एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है तो बोला उसको प्रोडक्शन और भी बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे मैनेजमेंट में जो है, मतलब जो डायरेक्टर कंपनी का रहता है, जो कंपनी चलाता है, तो लोग डिसीजन लेता है। और डिसीजन किसके बेसिस पे लेता है? जैसा जो कॉस्ट अकाउंटेंट, वो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है? रिपोर्ट देता है, किसको? डायरेक्टर को देता है। तो उसके बेसिस पे डायरेक्टर डिसीजन लेता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? ये 4 ऑब्जेक्टिव हो गया। अब तुमको बोला था क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इज डन, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग इज डन। क्यों? क्योंकि ये चारों काम के लिए। अब तुम क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या पूछा? कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। हाँ, ये तीनों के लिए, तीनों तो पॉइंट है इधर। क्या है? कॉस्ट कंट्रोल, इधर है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट डिटर्मिनेशन, हाँ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट सेम ही चीज़ है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, हाँ डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस भी है। ऑल ऑफ दीज, हाँ ये तीन ठो ही किया जाता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ओके, ऐसे अगर समझ लो तो यहाँ पे क्या हो गया? देखो तुम्हारा तो एक एमसीक्यू हो गया, प्लस तुम्हारा 4 मार्क वाला जो क्वेश्चन आता है उधर वाला भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आया हुआ है। ओके, चलो, कौन सा एरिया में कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफर करता है, मतलब अलग अलग कौन सा एरिया में दोनों अलग है? सुनो, एक ये जो अकाउंट होता है ना, अकाउंटिंग,
ये जो अकाउंटिंग होता है, ये अकाउंटिंग का बेसिकली तुम लोग अभी इनिशियल स्टेज में मैं बोल देता हूँ, याद रखना दो अकाउंटिंग है। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो तुम अकाउंटेंसी पढ़ते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोला जाता है, और एक बोला जाता है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग, जो तुम्हारा सिलेबस में है, जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग का ना दो ब्रांच है, दो शाखा है, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है और कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है। तो अगर कोई अकाउंटिंग बोल दिया, ऐसा और भी बहुत सारा है, लेकिन तुम लोग के लिए सिंपल ये दो याद रखना। तो बोल रहा है ये दोनों कहाँ पे डिफर कर रहा है, इन दोनों ना कहाँ पे डिफर करता है पता है? जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, ये सब था ना जो चार्ट था, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव इधर क्या था, कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कहाँ पे डिफर हो गया, कॉस्ट कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मेनली मेंटेन्स कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, सर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को बोलने के लिए मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप का होता है। एक तो होता है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला मैंने, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो बनाता रहता है, मैन्युफैक्चर करना मतलब प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन इसका और एक नाम है, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। और एक क्या है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ बिजनेस करता है, मतलब बिजनेस मतलब ट्रेड करता है। सर एग्जांपल दीजिए, बोल रहा हूँ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मान लो जो बुक का दुकान है, वो क्या करता है, पब्लिशर से बुक लेके चला जाता है, मार्केट में बेच देता है। तो क्या आपको वो क्या बुक बनाता है, बुक को प्रोड्यूस करता है, बुक क्या मैन्युफैक्चर करता है ना? तो उसको बोलते हैं बुक का दुकान को क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिशर्स होता है, वो बुक को प्रिंट करता है, टाइप करता है, तो बुक को बनाता है वो। सो पब्लिशर्स मतलब जो प्रिंटर वगैरह जो वो करता है, वो क्या है, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे क्या जरूरत होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का जरूरत होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मेनली मेंटेन्स, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करता है, फाइनेंशियल प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। अच्छा, तुमको इन्फॉर्मेशन दिया था इधर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये दोनों को ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो दो आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, ये भी नहीं होगा। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट इज दिस, ओके, ये आंसर होगा। चलो अगला वाला क्वेश्चन, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल सर क्या चीज़ है? अरे मशीन वगैरह में देखे हो ना, कुछ मोबिल वोबिल डाला जाता है, मतलब टू लुब्रिकेट, स्मूथ में चले, उसी चीज़ के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं। अच्छा, यूज्ड इन द मशीनरी, उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इस चीज़ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं तुमसे 2 मिनट मांगता हूँ, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम समझ लो तो तुमको सिर्फ ये क्वेश्चन MCQ नहीं, अगला वाला जितना भी वीडियो आएगा ना, मैं इस कॉन्सेप्ट का रेफर लूँगा, तब तुमको बहुत आसान हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सुन लो। हाँ, जब हम लोग कॉस्ट को बांटते हैं, कॉस्ट का ना बहुत सारा हम लोग टाइप में बांट दिए थे, क्या क्या है, मटेरियल क्या क्या है, और लेबर कॉस्ट, मतलब जो काम कर रहा है, जो लेबर उसके लिए पीछे किचन जा रहा है, उसका और एक नाम क्या है, एम्प्लॉई कॉस्ट, उसका और एक नाम क्या है, वेजेस, कुछ भी बोल सकता है तुमको। तो एक तो हो गया मटेरियल। मटेरियल का पहचान क्या होगा, मटेरियल को हमेशा तुम टच कर पाओगे, टंजिबल है, ठीक है। अच्छा, लेबर और वेजेस, सर लेबर को भी टच कर सकते हैं, लेकिन लेबर का वेजेस जो मेहनत, उसका मेहनत को तुम लेबर क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है तुमको, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस दे रहा है, तो उस सर्विस को क्या तुम टच कर सकते हो, सर्विस इज इंटेंजिबल, उसको टच नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरा पढ़ाने को टच कर सकते हो, मेरे को टच कर सकते हो, बट मेरा पढ़ाने को थोड़ी टच कर सकते हो, वो तो सर्विस है, वो इंटेंजिबल है। और अदर्स एक्सपेंसेस, ये भी इंटेंजिबल है, मतलब इसको टच नहीं किया जा सकता है। अब देखो, मैंने अगला वाला क्लासिफिकेशन किया, ये जो मटेरियल को मैं दो तरह पे बांटता हूँ, ठीक है। क्या, एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, और एक, अच्छा डायरेक्ट मटेरियल एक है और एक क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। मान लो मैंने जो शर्ट पहना है या तुमने जो शर्ट पहना है, ठीक है, ये जो तुमने शर्ट पहना है, इसके लिए मान लो ये जो शर्ट का जो कपड़ा था ना, शर्ट का जो कपड़ा है वो क्या है, तुम्हारा शर्ट का जितना, मान लो 1000 रुपया अगर दाम है शर्ट का, तो तुम्हारे शर्ट में
कपड़ा का खर्चा अगर तुम देखने लग जाओगे तो 400 रुपया का हो गया, और तुमको देख के पता ही चल रहा है उसको, मतलब कपड़ा से बना हुआ है शर्ट, मतलब मेन चीज डायरेक्टली तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, शर्ट। तो शर्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड कौन है, कपड़ा। तो इसीलिए मैंने लिख दिया, अगर तुम कपड़ा का एग्जाम्पल सोचोगे तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल का कपड़ा। और कपड़ा मैंने क्या बोला था, मटेरियल हमेशा टच किया जाएगा, तो कपड़ा का भी तो तुम टच कर सकते हो। सर इनडायरेक्ट मटेरियल थोड़ा एग्जाम्पल दे दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो बॉटम वगैरह है, या मान लो लाल कलर सूता पे लिखा हुआ है रिबुक, छोटा सा एक, तो कपड़ा का अगर 1000 रुपया वैल्यू होगा तो उसका वैल्यू क्या 400 रुपया होगा। सर होगा, लेकिन 400 रुपया तो नहीं होगा, हो सकता है उसका वैल्यू 4 रुपया 5 रुपया ऐसा कुछ होगा, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट। मतलब प्रोडक्ट का दाम है 1000 रुपया, उसमें जो सूता या बॉटम यूज किया गया है 5 रुपया का, लेकिन तुम उसको देख पा रहे हो, बॉटम है, टच भी कर पा रहे हो, तो मटेरियल है, लेकिन बहुत ही छोटा सा, मतलब और जामा के साथ डायरेक्टली लिंक, मतलब एकदम रिलेटेड है, मतलब एकदम, अगर बटम ही मेन है ऐसा तो नहीं है, जामा का मेन कौन है, कपड़ा है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। और मैंने एग्जांपल दे दिया था बॉटम। ओके, तो मटेरियल मैंने बोला था एक, उसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो बाकी क्लासिफिकेशन मैं समझा सकता था, लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है, बट ये क्वेश्चन करने के लिए इतना दूर तक ही सफिशियंट है, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, क्या बोला है इधर, लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन में जो यूज हुआ है वो क्या है। मशीन में अगर लुब्रिकेटिंग मशीन को कुछ तेल वगैरह डाले होंगे तो वो तो उसको, उस तेल को तो टच कर सकते हो, तो वो तो मटेरियल होगा कन्फर्म। यहाँ से हम लोग मटेरियल कन्फर्म हो गए। अब वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, मान लो वो मशीन से तुम गन्ने का जूस निकालते हो, ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट क्या है, गन्ने का जूस। लुब्रिकेटिंग ऑयल उस मशीन को चलाने के लिए जो तेल मोबिल वगैरह वो उसका नाट बोल्टू में डाले थे, वो क्या मेन प्रोडक्ट है। बट मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका भी तो योगदान था लुब्रिकेटिंग ऑयल का। अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं डालते तो वो गन्ने का जूस निकालने का मशीन नहीं चलता, तो तुम्हारा गन्ने का जूस नहीं निकलता। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, सर प्रोडक्ट मेरा है गन्ने का जूस, बट उसके साथ भी तो इनडायरेक्टली रिलेशन है, किसका सर, ऑब्वियसली इनडायरेक्टली रिलेशन है तुम्हारा लुब्रिकेटिंग ऑयल का। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। मेन प्रोडक्ट के साथ आइदर कुछ भी रिलेशन नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो बहुत ही छोटा अमाउंट का रहेगा। जैसे मेरे जामा में वो था, बॉटम था, लेकिन बहुत ही छोटे अमाउंट का था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन के लिए करने के लिए इतना मैंने जो मटेरियल का डिस्कशन किया उसमें हो जाएगा। लेकिन हमको अगर तुमको जानना है सर डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्यों नहीं होगा, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्यों नहीं होगा, तो इसके लिए मैं पूरा एकदम ये वाला चीज़ डिस्कस करना मुझे पड़ेगा। तो मैं ये डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी नहीं, इस लेक्चर के एंड में, इसी वीडियो में कर दूंगा। जिसको जरूरत होगा सुन लेना, ठीक है। ओके, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इन पावर इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, पावर वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पे कॉस्ट यूनिट क्या है तुमको पहले समझना पड़ेगा। कॉस्ट यूनिट क्या है। अच्छा, कॉस्ट यूनिट मतलब जैसे मान लो तुम रोटी खरीदने गए, तो तुमको दुकानदार पूछा कितना रोटी चाहिए ना, 5 रोटी, 5 पीस रोटी, तो रोटी का क्या पीस के हिसाब से दाम होता है ना। हेलो, अब रोटी खरीदने गए हो तुम, तो 5 रुपया, तुम बोले 4 रुपया करके पीस है, तो 4 रुपया क्या 5 पीस है, तो रोटी का कॉस्ट यूनिट क्या हो गया, पीस। ऐसे बोला जहाँ पे पावर प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे वो यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट होगा, ठीक है, किलोवाट। ओके, नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन, ये कॉस्ट शीट से पूछा गया। बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या जोड़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है, तो किसके साथ हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। अगर तुम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे, सॉरी, किस चीज़ के साथ हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। आंसर क्या होगा, वर्क्स कॉस्ट। ओके, वर्क्स कॉस्ट के साथ हम लोग अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये वर्क्स कॉस्ट था, और भी बहुत सारा नाम है, मैं लिख देता हूँ
फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जा सकता है, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट मैंने लिखा है। सो वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सब सेम चीज़ है। मैंने इधर बोल दे रहा हूँ सो दैट तुमको अगर अलग एक क्वेश्चन दे दिया वहाँ पे अलग ये फैक्ट्री कॉस्ट बोल दिया, तुम कंफ्यूज ना हो। और एक इसका नाम है, एक तो वर्क्स हो गया, एक तो फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, और एक इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, ये प्रोडक्शन कॉस्ट अलग है। बट ज़्यादातर टाइम कौन सा वाला यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा वर्क्स कॉस्ट ये यूज होता है। उसके बाद कभी कभी फैक्ट्री कॉस्ट यूज़ कर देता है, कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूज़ कर देता है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट यूज नहीं करता है, क्योंकि वो स्टूडेंट क्या करता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ इसका मतलब कन्फ्यूज कर देता है। तो बेसिकली ये तीनों वर्ड जनरली यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वर्क्स कॉस्ट। चलो अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको एकदम ये इसको करने में बहुत सारे का दिक्कत होता है, ठीक है। मैं एक ऐसा सिस्टम बता दूंगा ना, तुम बोलोगे वाह भाई मज़ा आ गया। चलो मज़ा लेते हैं। अब देखो तुमको क्या बोला था, प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना बोला, 33.13%। तुमको ना इसको पहले ना कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें पता है, नॉर्मल डेसिमल फिगर में। सर कैसे करेंगे, देखो 33 के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 99, तो और 1 ऐड कर दोगे तो 3 इंटू 33 कितना हो गया 99। और उसके साथ मैंने क्या बोला था, एक ऐड करने के लिए बोला था, क्योंकि ऊपर में ऐड है तो 100 हो गया। तो ये ऊपर में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और नीचे कितना है, ये 3 था तो ये नीचे 3 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा वो 33.33%। बहुत सारे को आता है, लेकिन मैंने जानबूझ के इतना सिंपली किया सो दैट तुमको समझने में आसानी हो, ठीक है। ओके, अब ये जो बोला था क्या, इधर क्या बोला था तुमको, प्रॉफिट ऑन सेल्स। अभी 33.33% का मतलब क्या है, 33.33%, 33 1/3% मतलब ये क्लियर हो गया। अब तुमको कहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए बोला, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इसी टाइप का क्वेश्चन करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग जगह पे लेके जाके सॉल्व करता हूँ। एक मिनट। इसी चीज़ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ इधर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को, ये जो इधर वाला जो है, देखो अगर तुमको बोल दिया है प्रॉफिट ऑन सेल्स, ऑन सेल्स बोला ना, किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। और मैंने इसका मतलब क्या समझ लिया था, 33.33%। ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। ऑन सेल्स मतलब नीचे वाला सेल्स होगा, और ऊपर में क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स मतलब सेल्स के ऊपर प्रॉफिट। और कितना परसेंट है, 33.33%। मतलब प्रॉफिट है तुम्हारा 33.33 और सेल्स है 100। जिसके ऊपर बल देगा, जैसे ऑन सेल्स बोला था तो इसीलिए मैंने सेल्स को 100 पकड़ लिया, और प्रॉफिट 100 का 33.33% मतलब 33.33%। जो ही देगा वही ले लेना, ठीक है। अब तुमको पूछा है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा था। अब देखो एक इक्वेशन याद रखना इधर, प्रॉफिट कैसे निकालता है बोलो, सेल्स से जितने में बेचे हैं और हम लोग को खरीदने में उस चीज़ को खर्चा कितना हुआ था, उसको अगर माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इधर मुझे प्रॉफिट कितना पता है, 33.33, ये पता है मुझे। सेल्स इजिकल टू सेल्स कितना है, 100 पता है। तो मुझे मैं कॉस्ट नहीं निकाल सकता हूँ क्या, कॉस्ट ऑब्वियसली निकल जाएगा सर। कैसे कॉस्ट निकालेंगे बोलो, सर कॉस्ट इजिकल टू ये जो 33.33 था, ये तो 33.33 रहेगा, और ये 100 इधर आ रहा है ना, तो अगर इसके सामने प्लस था और अगर इधर आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अच्छा इसको मैं थोड़ा और भी इजीली करता हूँ, ठीक है, तुमको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा शायद। इक्वेशन में थोड़ा इजी कर देता हूँ, एक मिनट। कॉस्ट को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, तो इधर कॉस्ट के सामने क्या है, माइनस है। तो अगर इधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, कॉस्ट डायरेक्ट माइनस, अगर इस तरफ आ जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन बदलता है। और इधर क्या था 100 शर्ट था, और इधर क्या था -33.33, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है। ये अगर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 33.33।
तो कितना हो जाएगा 66.67। ओके। अब देखो तुमको पूछा क्या था सर, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट परसेंटेज पूछा था। क्या क्या पूछा था? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट नीचे रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। चलो प्रॉफिट कितना था सर? प्रॉफिट तो हमको पता है 33.33, कॉस्ट अभी निकाल लिए 66.67, और परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये करोगे तो देखना तुम्हारा आ जाएगा कितना पता है? 50%। तो आंसर होगा तुम्हारा 50%। आंसर क्या होगा? 50%। इसको तुम अगर प्रैक्टिस कर लो 2-3, बहुत ईजी हो जाएगा। और मेरा ना इसको लेके ना, मेरा एक ही शॉर्ट्स वीडियो डाला हुआ है इसी को लेके, उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। और अगर इसके इसके बाद भी अगर दिक्कत हो रहा है तो मुझे मेरा जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके फ़ोन कर लेना या व्हाट्सएप कर देना, मैं खुद से कॉल करके मेरा जब टाइम मिलेगा तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ओके। नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन, यहाँ पे बोला स्टॉक लेवल को लेके पूछा है। क्या बोला? एवरेज स्टॉक लेवल तुमको दे दिया है 15,000, मैक्सिमम स्टॉक लेवल तुमको दे दिया है। देखो पहले सर हमको ये पता है, ये सर एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई इजिकल टू एवरेज स्टॉक लेवल। ये पता है सबको? पता है ना? पता नहीं है? पता है सर। मिनिमम मुझे पता नहीं है तो मिनिमम लिख देता हूँ। मैक्सिमम पता है, मैक्सिमम तुमको दे दिया था 15,000 यूनिट्स, तो 15,000 लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 2। और एवरेज कितना दिया है? एवरेज तुम्हारा दिया है 12,500। तो इसको सर इक्वेशन में कर लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉर्नरली, कौन? ये वाला 12,500 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये डायगोनली मल्टीप्लाई होता है ना, तो 12,500 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25,000। और ये एक के साथ अगर मिनिमम प्लस 15,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिनिमम लेवल प्लस 15,000, ठीक है। और देखो अगर हमको मिनिमम लेवल निकालना है तो ये 15,000 को इधर लाना पड़ेगा, और 15,000 के पीछे पहले साइन क्या था? प्लस था, ये अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25,000 माइनस 15,000 इजिकल टू मिनिमम लेवल। तो कितना हो जाएगा मिनिमम लेवल तुम्हारा? कितना हो जाएगा मिनिमम लेवल? 25 माइनस 15, 10,000। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? 10,000। ओके, थैंक यू। चलो और